देखो यार, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो बहुत लंबा समय लेकर कर रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट इंट्रोडक्शन पार्ट में कौन वीडियोस बनाता है यार। पूरा डिटेल में कंप्लीट करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो अच्छी तरीके से देखो एंड समझो, मजा आ जाएगा, पूरा याद भी हो जाएगा, क्योंकि दो दो तीन तीन बार बोला भी है यार, और आपसे बुलवाया भी है। पहले वीडियोस तो देखो, पता चल जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो क्या क्या चीजें मिलने वाली है, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, शो हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, परिचय करेंगे, बेसिक सी बात है। ठीक है, चैप्टर आपका क्या है, सबसे पहले देखो बातचीत है आपका पहला चैप्टर। इसके बारे में पूरे एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से, लेखक के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें जानने वाले हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अच्छे से बने रहो, सारी चीज़ें अभी याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये जितना मिनट का भी वीडियो है, अगर आपने देख लिया तो बाकी लोग जो 30 मिनट के वीडियोज़ बनाते हैं ना, 30 मिनट के वीडियोज़, उन सभी से आपको छुटकारा दिवा दूंगा। इस 30 मिनट के वीडियोस को मैं 8 से 10 मिनट में शूट करूंगा। हर चीज़ मैं आपको शॉर्ट तरीके से देने का ट्राई करूंगा, ठीक ना, अच्छे तरीके से दूंगा, टेंशन मत लेना। ये जो आपका चैप्टर है बातचीत, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट आपके लेखक हैं, अच्छे से देखो, ठीक ना। लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट लेखक का नाम है। बातचीत चैप्टर है, उसके लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अच्छे तरीके से बस सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर करो, तुम भी बोलो, रिकॉल करो अपने माइंड के अंदर, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं आगे चलूँ और आगे आपसे पूछूं कि मृत्यु कब हुआ था इनका, क्या पूछूंगा? मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु कब बताओगे? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। कब बताओगे मेरे भाई? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में आप बताओगे कि इनकी मृत्यु हुआ था, और जन्म 23 जून 1844 में जन्म हुआ था। दो चीज़ें अभी आपको याद हो गई होगी, बोलो एक बार, बोलो अपने माइंड में, दिमाग में बोलो, हो गई? चलो ठीक है। निवास स्थान की बात करते हैं, जहाँ ये रहा करते थे। निवास मतलब क्या होता है? जहाँ लोग रहते हैं वहाँ की जगह के बारे में बात करता है। तो ये इलाहाबाद रहा करते थे, एक जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है, पड़ता है, इलाहाबाद एक जगह है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश के थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। राइट मेरे भाई, आगे बढ़े क्या? आगे मम्मी का नाम आपको बताना है अच्छे तरीके से। माता जी का इनका नाम क्या था? पार्वती देवी। किसके? बालकृष्ण भट्ट के मम्मी का नाम, यानी माता जी का नाम, मदर जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। ठीक है, अच्छे तरीके से तो याद हो गया होगा, एक माता है, शंकर जी की वाइफ है, इस तरह से भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, प्रसाद। प्रसाद कौन था? बेनी प्रसाद भट्ट के था, इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, पिताजी का नाम था किनके? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद था, और माता का नाम पार्वती देवी था, और पिता का नाम बेनी प्रसाद था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिटेल में जानने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं, तो अच्छे से सुनो। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, ठीक ना, प्रारंभ में है यहाँ पर, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन यानी कि पढ़ाई किया था सबसे पहले कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा दिया था इन्होंने। कब एंट्रेंस का परीक्षा कब दिया था? 1867 ईस्वी में एंट्रेंस का परीक्षा दिया था। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। याद हो गया क्या? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा की थी। प्रारंभ में संस्कृत भाषा में पढ़ाई किए थे बचपन से, ठीक है, शुरू स्टार्टिंग में जैसे आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो ना, उसी तरह से संस्कृत में पढ़ाई किए थे। आगे बात करते हैं वृत्तियाँ के बारे में, बात करते हैं, वृत्ति में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अच्छे से सुनना। 1869 से 1875 पूरे के पूरे 6 साल, अच्छे से सुनना, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किए थे। समझ रहे हो ना मेरे भाई? अध्यापन का काम किए थे। आगे बढ़ते हैं, 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल से संस्कृत का अध्यापन किए थे। समझ में आ रहा है क्या? कब? 1885 में संस्कृत के अध्यापन, कौन स्कूल? CAB, ठीक ना, CAB स्कूल से। बहुत बढ़िया, अच्छे से आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से चीज़ें। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में थोड़ी मोड़ी करके पूछती हैं, वरना नहीं भी आता है, बहुत रेयर केसेस में आता है सब। जन्म, मृत्यु, मम्मी पापा और क्या काम था, वो सारी चीज़ें ज़्यादा आता है। 1888 के बारे में बात करते हैं, तो प्रयाग के कायस्था पाठशाला से इंटर कॉलेज में अध्यापन
के रूप में नियुक्त किए गए थे, अध्यापक के रूप में। अध्यापन यहाँ पर हो गया अध्यापक, क लिख लेना लास्ट में रहे, ठीक है। कब? 1888 में, ठीक ना। अध्यापक के रूप में ये कार्यरत थे, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उग्र स्वभाव समझते हो ना, यानी इनको बहुत गुस्सा आता था, क्रोध आता, तो किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। उसके बाद लेखन के कार्य पर निर्भर हो गए थे, यानी उसके बाद लिखने का सिर्फ काम करना स्टार्ट कर दिया था, पढ़ाने का काम बंद कर दिया गया था। पढ़ाने का काम मिला था इनको 1888 में, याद रहेगा क्या? 1888 में। बट उग्र स्वभाव के कारण वो छोड़ दिए थे नौकरी, ठीक ना, इनको निकाल दिया गया था मतलब। आगे बढ़ते हैं रचना के ऊपर। रचना में उपन्यास जानेंगे, ठीक है मेरे भाई। इस रचना के अंदर हम लोग उपन्यास करेंगे, नाटक करेंगे, प्रहसन करेंगे और कुछ अंदर की बातें भी करेंगे, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से अभी देखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं? उपन्यास करने वाले हैं। इनके कितने उपन्यास थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा यहाँ से। रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान और गुप्त बैरी। याद हो गया क्या? 4 उपन्यास अभी याद हुआ क्या? आगे रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अद्भाव, ठीक ना, सद्भाव का अभाव। ये सारी चीज़ें रेयर केसेस में पूछा जाता है, पहले ही बता रहा हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अभी याद करना है। अभी के अभी क्या क्या था? रहस्य का था, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान। अच्छे तरीके से देखो, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, ठीक है। उपन्यास आपको पता चल गया। नाटक के ऊपर चलते हैं। नाटक पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, बेणी संसार, शिक्षापाल, नल दमयंती, ठीक है, शिक्षादान, चंद्रसेन। ये सारे नाटक थे। अभी और हैं सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर, है ना, कटम सुमिक नकल, अबृहनला और एक इंग्लैंडेश्वरी। इंग्लैंडेश्वरी मेरे भाई, इंग, ठीक ना, इंग्लैंडेश्वरी याद रहेगा क्या? इंग्लैंडेश्वरी अच्छे तरीके से आपको याद होगा, मेरे को पता है कि आप लोग स्मार्ट हो। इंग्लैंडेश्वरी, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से आपको याद हो गया। आगे क्या है? भारत जननी, भारतवर्ष की कली, 2 दूरदर्शी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि। ये सारे इनके नाटक थे, इतने सारे नाटक थे, ठीक ना। अच्छे तरीके से देख लेना है आपको। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है, बस एक एक बार देख लेना है, ताकि अगर ऑप्शनल दे दे ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग मार सकते हैं। क्यों? आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रहसन की बात करते हैं, प्रहसन की बात करेंगे। प्रहसन आपके एग्जाम्स में 1-2 पूछे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के आधार पे। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है मेरे, जैसा काम वैसा परिणाम। और आगे क्या है? आगे देखो, आगे है नए रोशनी का विष और एक है आचार विखंडन आदि। ये सारे इन्हीं के प्रहसन थे। नोट के अंदर बात करते हैं, कुछ इंटरनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अंदर चलते हैं चैप्टर के। बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह भट्ट निबंधमाला के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है मेरे भाई? भट्ट निबंधमाला के नाम से प्रसिद्ध है। बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध का संग्रह है, क्या है? निबंध का जो संग्रह है बालकृष्ण भट्ट का, ये जो निबंध है इसका जो संग्रह है मेरे भाई, एक किसके नाम से? भट्ट निबंधमाला के नाम से फेमस है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे अच्छे तरीके से देखो, बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, वो 1000 के आसपास इन्होंने निबंध प्रकाशित किया था, ठीक ना, जिनमें से कुछ 100 के आसपास, यहाँ पर 100 है, पूरा हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, 100 के आसपास इनके प्रकाशित निबंध थे, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे, प्रचलित थे। समझ में आ गया ना? निबंध प्रकाशित है। महत्वपूर्ण कितना? 100। महत्वपूर्ण कितना? 100। लिखा कितना है? हजारों। याद रहेगा क्या? अच्छे तरीके से। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका का क्या किया था मेरे भाई? निकापन यहाँ शुरू किया। अरे यार, विस्थापन शुरू किया था ना, लिखना उखना, यहाँ पर निकापन हो गया है, ठीक ना, विस्थापन शुरू किया था, ठीक है। अच्छे तरीके से थोड़ा सा विस्थापन शुरू किया था, ठीक ना, है ना, अच्छे तरीके से। आगे देखो, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। क्या थे मेरे भाई? देखो ध्यान से, साहित्यकार थे भारतेंदु युग के, याद रख लेना। भट्ट जी हिंदी प्रदीप्त में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे थे, ठीक ना, मतलब बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखा था, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार एडिसन और स्टील से करी है मेरे भाई। किन लोगों से करी है? एडिसन और स्टील से करी है, ठीक ना, अच्छे तरीके से याद रहेगा क्या आपको, ठीक ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना, यानी कि बालकृष्ण भट्ट
भी फेमस इंसान थे और एडिशन और स्टील बहुत ही फेमस इंसान थे। तो इन दोनों से तुलना कर दिया है मेरे भाई, ठीक ना। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर अधूरे मत कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अधूरे मत करना। भाट जी हिंदी प्रदीप्त के पूरे अनेक उपन्यास लिखे थे, मतलब फेमस प्रचलित यहाँ पर कर लेना, बहुत उपन्यास इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक यार हो जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। अच्छे से देख लो, सारे क्वेश्चन अच्छे से मतलब टाइपिंग किया हुआ है, अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। तो देख लो यार, और अच्छा लगेगा तो लास्ट में सब्सक्राइब करना, वरना आपकी मर्जी है, बट मैं तो सारा कंटेंट दे रहा हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक। ये प्रश्न उत्तर है आपका, ध्यान से देखिएगा। बट ऊपर हमने कुछ करा भी रखा है, पहले की वीडियोस में सारे देख लो, परिचय पाठ है, कितना डिटेल में करा रखा है, देख रहे हो आप, परिचय पाठ है। तो आप यार अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो ना, सपोर्ट कर सकते हो मेरे को, एंड अपना पढ़ाई बेहतर कर सकते हो यहाँ से, राइट। तो सबसे पहले आज हम लोग जो करने वाले हैं चीज़ें, उस पर ध्यान दो आप, ठीक है। हम लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे आज के वीडियोज़ में? प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। अब इस प्रश्न उत्तर को करेंगे, अच्छे से समझिएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें आपकी अभी कंप्लीट होने वाली हैं अच्छे तरीके से डिटेल में, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी याद भी होगा, आपको याद भी होगा। देखो ध्यान से कैसे। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? वाक शक्ति का मतलब होता है गूंगा, यानी ना बोल सकते हो ना सुन सकते हो, इसको बोलते हैं वाक शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? चलो आंसर की बात करते हैं। आंसर क्या कह रहा है? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी संसार गूंगी प्रतीत होती। समझ में आ गया ना? अगर आप में वाक शक्ति ना होती तो गूंगा रहते, बोल ही नहीं पाते, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, ठीक ना। हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते। यानी मान लो हम जब बोल ही नहीं पाते तो एक दूसरे से कैसे दुख सुख बांटते? नहीं बांट पाते ना मेरे भाई। तो वह चीज़ कर रहा है, वाक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप कह सकते हो कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरे संसार गूंगे प्रतीत होती। अपने से भी बना कर लिख सकते हो, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, कोई अपना दुख सुख किसी से नहीं कह पाता। तो इसीलिए वाक शक्ति का होना जरूरी है, ठीक ना। तो वाक शक्ति ना होती तो लोग हम मतलब हम ये सब काम नहीं कर पाते, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़े क्या? दूसरा नंबर के क्वेश्चन, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था? यानी बातचीत एक्चुअली में है क्या, इसके ऊपर इन्होंने विचार दिया है। किसने? एडिसन ने भी, और स्टील, जॉनसन और एडिसन दोनों ने मिलके एक विचार दिया है। क्या दिया है? ध्यान से देखना है आपको आंसर, ठीक है। अच्छे तरीके से आंसर देखो, मजा आ जाएगा, याद होगा अभी का अभी मेरे भाई। सबसे पहले बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। यानी जब इंसान बोलता है तो उसके रूप का पता चलता है, क्या अच्छा है, बुरा है, व्यवहार कैसा है, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण पता नहीं चल पाएगा। अगर मनुष्य बोलेगा ही नहीं तो आप कैसे जानोगे कि उसके अंदर खासियत क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, सारी चीज़ें। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि एक दूसरे से दिल खोल के बात कर पाएंगे। समझ रहे हो? मतलब कह रहे हैं कि तो रियल आप बात करोगे ना, जो आपके दिल से निकलेगा और दो व्यक्तियों के बीच में ही निकलेगा, ठीक ना। आगे का क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मेरे भाई कि अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वह बात खुलकर नहीं हो पाती है। अगर ये कहना चाहता है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपना दुख सुख सब चीज़ें बयां कर देते हैं, खोल के बात करते हैं, सारी चीज़ें, कोई मतलब सोचता नहीं है। जैसे तीसरा व्यक्ति उसमें एंटर किया, आ गया बात सुनने के लिए या करने के लिए, तो वो बात खुल नहीं पाती है जो इंसान दिल से बात करना चाहता है, ठीक ना। तो वही चीज़ें होती है, आपके साथ भी होता होगा। दो लोग पर्सनल बात कर रहे हो, कोई तीसरा आ गया, आप लोग बात बंद कर देते हो, किसी दूसरे टॉपिक पे चालू हो जाते हो, तो वही चीज़ें थी। आगे तीसरा क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखो, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? हमारे भाई एक कला होती है बात करने की, जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया यूरोप के लोगों में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यह बात करने की एक ऐसी कला है जिससे बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। यानी इंसान ऐसे बात करता है ना, जैसे लगेगा ही नहीं कि कुछ बना के बोल रहा है या कुछ भी, ऐसा इसका भाषा ही होता है। सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। इस भाषा में आप बात करोगे ना, इस ऐसे टोन में बात करोगे, सच्चाई के रूप में बात करोगे, दिल से आवाज़ निकलेगी आपकी और बात करोगे
तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक ना, बहुत सुख मिलेगा। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि यूरोप के लोग इस कले से बात करते हैं, यानी बात करने का उन लोगों में ढंग जो होता है ना अलग तरीके का होता है, अच्छे तरीके से वे लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से सुनते जाओ, बहुत कम समय में आप फरियाद दूंगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियोज़ नहीं बनाता, आपका समय नहीं बर्बाद करता और चीज़ें समझाता भी हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से मेरे भाई सुनो। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? वह इसके द्वारा अपने अपने लिए नवीन संसार का रचना कर सकता है। ये क्वेश्चन है, ठीक ना। वह इसके द्वारा कैसे अपने लिए एक नया संसार की रचना कर सकता है अपने लिए मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, अच्छे तरीके से सुनो। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका जो होता है ना, उसका आत्मवार्तालाप होता है। यानी इंसान जब खुद से बात करना सीख जाता है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है। मनुष्य अपने अंदर की एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यानी जब इंसान अपने आप से बात करने लगेगा तो समझो कि वो अच्छा इंसान होने लगा। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। ये क्यों कह रहा है आत्म वार्तालाप करने के लिए? अगर इंसान अपना आप से बात कर ले तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। जब भी गुस्सा आएगा खुद से बात कर लेगा कि हाँ भाई क्या गलत है क्या सही है, समझ लेगा, फिर गुस्सा नहीं करेगा, नियंत्रण कर पा लेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो कास्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारे मतलब कष्ट ना पहुँचे, यहाँ पर कष्ट होना चाहिए था। हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति है ना, नए नए रंग दिखाया करती है, नए नए रंग दिखाया करती है ना, कि कभी गुस्सा, कभी क्रोध, कभी हंसी, कभी इमोशनल, इस तरह से, ठीक ना मेरे भाई। वह हमेशा बदलती रहती है, ठीक ना। इंसान को चाहिए कि वे अपने जीवा पे काबू रखे। यानी इंसान कुछ भी कभी भी बोल देता है, कभी गुस्से में, प्रेम में, खुशी में, तो वही कह रहा है कि जीवा पे कंट्रोल होना चाहिए तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रहसन करने का प्रयास करना चाहिए मेरे भाई। मैंने खुश करने के लिए किसी से ना तो कटुता होगी और ना ही किसी से बैर होगा। जब इंसान अच्छे से बात करने लगेगा, ठीक ना, तो ना ही किसी से कटुता होगी, यानी कि बकतो ही नहीं होती जो लड़ाई झगड़ा होता है, और ना ही किसी से बैर होगी, ना ही दुश्मनी होगी। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यहाँ बातचीत का उत्तम तरीका यही है। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा कि कहना क्या चाहता है। कि देखो ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर हम में वाक शक्ति होगी, ध्यान से, अगर हमें वाक शक्ति आ जाए, ठीक ना, मतलब खुद से बात करना आ जाए, तो हम लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं। ना हमारी किसी से लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा हम अपने आप से बात करके इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ठीक ना। वही चीज़ कर रहा है कि मधुर मधुर बाड़ी बोलेंगे तो लोग प्रसन्न रहेंगे हम लोगों से, राइट। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। इसमें टोटल 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला है ए, यानी कि क ख करके, ठीक है। ए है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह पंचतात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है, कोई दुर्बल बात नहीं है, कोई दूसरा बात नहीं है। इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनो। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भाट द्वारा रचित पद, यानी कि पाठ यहाँ होना चाहिए था, पाठ, ठीक है। पाठ बातचीत से ली गई है। किससे ली गई है मेरे भाई? बातचीत से ली गई है। आगे देखो इसका आंसर है, थोड़ा सा और है, बस ज़्यादा नहीं है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। अभी जस्ट ऊपर भी इस तरह से हमने बताया, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें आती रहती है मनुष्य के अंदर, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिससे ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिससे घटित होने की जो आशा होती है ना मेरे भाई, ठीक है, आशा ना हो वैसा भी घटना हो जाता है जिसकी आशा ना होती है। क्योंकि इंसान अगर मान लो ज़्यादा बोलने लगा, गुस्सा में आ गया, तो जो होना नहीं होगा वो भी हो जाएगा। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों को अवगत कराती है, ठीक ना। इंसान से ही ये सारे काम होते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जानकारी हमें मिल जाती है, अवगत हो जाते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। बी नंबर का जो सवाल है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है। देखो बी नंबर का सवाल, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर के आधार पे ही बताना होता है, क्योंकि व्याख्या करना है तो आप सबसे पहले चैप्टर का नाम बताओगे। कहोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भाट द्वारा
लिया गया है बातचीत से। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत की एक ऐसी विशेष तरीका होता है, बात करने का एक ऐसा विशेष तरीका होता है इंसान में, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाता है। किस तरह से मेरे भाई आनंद उठाता है? प्रेम से बात करके, ठीक है। जब मनुष्य वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू न रख पाता है तो दोष है, वो मतलब खराब चीज़ें हैं। परंतु जब वहाँ सलीके से बात करता है, अच्छे तरीके से बात करता है, अपने ऊपर पर काबू करके बात करता है, तो वह गुण है। इंसान अच्छा से बात कर रहा है तो वो गुण है, और खराब बात कर रहा है तो वो दोष है, ठीक है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता न चलता है, ठीक ना मेरे भाई? चकता नहीं, चलता यहाँ पर होगा, चलता है, ठीक है, सुनो बस। परंतु वह जैसे ही बोलता है उसका वाणी के माध्यम से, वाणी मतलब क्या होता है? वाणी ऐसा मतलब शब्द, उसके शब्द के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं एक इंसान के, ठीक ना। यानी कि इंसान जब बोलता है तभी पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उसमें कैसा गुण है कैसा नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी। इस तरह के प्रश्न ऊपर भी आपने करा, ठीक है। सब्सक्राइब करो, मज़ा आ जाएगा भाई। सारांश करते हैं अच्छे तरीके से। देखो सारांश करेंगे, बस आपको समझना है, सुनना है। बहुत छोटा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में फॉन्ट को लेकर है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, राइट। तो अगले चैप्टर से बड़ा आ जाएगा, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर लो। प्रस्तुत निबंध बातचीत, ये जो बातचीत आपका एक निबंध है, लेखक महान पत्रकार यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से समझो, वाक शक्ति क्या है और इसके बारे में क्यों बताना चाहते हैं इस चैप्टर में। वाक शक्ति का मतलब होता है कि जो इंसान बोलता है ना, सुनता है, इसी को वाक शक्ति बोलते हैं। अगर मान लो तुम्हारे अंदर वाक शक्ति नहीं है, ना बोल रहे हो ना सुन रहे हो, तो तुम किसी से बात ही नहीं करोगे यार, एक कोना में पड़े रहोगे, किसी से आपको मतलब ही नहीं रहेगा, आपका गुण, आपका दोष, आपकी अच्छाई बुराई कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसी चीज़ के बारे में वो बताते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं, ध्यान से सुनो, आगे देखो अच्छे तरीके से बताता हूँ क्लियरिटी करके, ठीक है। मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, ठीक है। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। क्या बताते हैं? विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, ठीक है। ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए इंसान को खाना पीना, घूमना फिरना, इधर उधर टहलना, बातें करना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए। इस प्रकार बातचीत की भी होती है। उसी तरह से बातचीत इंसान ना करेगा तो रह ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह बातचीत का भी इम्पोर्टेंस है, बातचीत की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है, अगर मान लो तुम किसी से बोलोगे नहीं ना, कोई तुम्हारे अंदर मान लो वर्ड है, कोई ऐसी बातें है जिसे तुम मतलब उत्सुकता में रहोगे कि कब किसी को बता के अपना मन हल्का कर लूँ, इस तरह से वो भाप बनकर कह रहा है कि वो जो शब्द हैं वो भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। हम ना भी बताना चाहें ना तो हम किसी को बता ही देते हैं, ठीक है, बात नहीं पचता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, ठीक है। जो बात करने का लहजा है, तरीका है, जो हम लोगों को एक गुण मिला है भगवान के द्वारा, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है यार, ठीक है। यही नहीं, आगे सुनिए, कह रहे हैं कि यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। यानी जब मनुष्य बोलेगा ही नहीं तो उसका गुण और दोष यानी अच्छाई और बुराई कैसे इंसान जान पाएगा? प्रकट ही नहीं हो पाएगा, दिखेगा ही। महान विद्वान क्या कह रहे हैं कि महान विद्वान, ध्यान से सुनो, महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। यानी जब मनुष्य बोलता है ना तभी उसके रूप पता चलते हैं, कैसे रूप हैं, क्या लहजा है, क्या तरीका है, क्या शिष्टाचार है, कैसी सीख मिली है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत, क्या कह रहे हैं कि 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौला है, यानी मन को बहलाने वाला है। जब इंसान 2 से ज़्यादा हो जाता है ना तब मतलब मन बहलाने वाली बातें करता है, और जब इंसान 2 केवल बात करेगा ना, 2 इंसान आपस में, तो दिल से बात करेगा, ठीक है। वही चीज़ बताते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर सिर्फ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी कि यूरोप के जो लोग हैं ना, उन लोग जो तरीके से बात करते हैं ना, तो उस तरीके को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है।
और ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, काला के जगह पे, उत्तम तरीका यह मानते हैं कि वह शक्ति पैदा करे जिससे खुद से बात कर सके। ये कौन कहता है, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि इंसान को खुद में एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे वो खुद बात कर सकता है। जब इंसान खुद बात करता है ना, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है, यानी कि वहाँ उस चीज़ को नहीं बोलता है जहाँ उसे नहीं बोलना चाहिए। इससे इंसान ना वैर होता है, ना दुश्मनी, कुछ भी नहीं होता है। तो इंसान को अपने आप में क्या फॉर्म करना चाहिए मेरे भाई, वाक्य शक्ति। क्या करनी चाहिए, वाक्य शक्ति अपने आप में लानी चाहिए। ये वाक्य शक्ति क्या होता है, जब इंसान खुद से बात करना सीख जाता है ना, उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य शक्ति। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये समरी समझ में आया होगा कि लेखक कहना क्या चाहता है। एक बार और सुन लो अच्छे तरीके से। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो ये बातचीत है ना, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट एक निबंध लिखने वाले इंसान भी थे, अच्छे से समझो। ठीक है, वो निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति यानी वाक्य शक्ति के बारे में बताते हैं, सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होती ना, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है मेरे भाई, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत करने की भी इंसान को ज़रूरत होती है। ठीक ना, एक खास तरह का मज़ा होता है बातचीत करने का। और ये भी बताते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं है ना, तो उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का भी कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक ना, और ये भी बताते हैं कि 4 गो लोग अगर बात करने लगे या उनसे अधिक बात करने लगे तो उस बातचीत को राम बौला कहते हैं। और जब इंसान 2 केवल बात करता है तो बात सीरियस होता है। अब ऑब्जेक्टिव में यार देखो करेंगे, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा ना अच्छे से आपको सुनना है, 2-2 बार बोलूँगा, सुनना है, रिकॉल अभी करना है आपको। मैं बता दूँ कि आपको मैं अभी 15 से 20 याद करा सकता हूँ सिर्फ सुना के। आप दोबारा वीडियो देखोगे तो 30 के 30 आपको याद हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न को उत्तर। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवास स्थान था, मतलब वहाँ रहा करते थे, या लखनऊ उत्तर प्रदेश जहाँ जन्म लिए थे उसको बोलते हैं निवास स्थान, यानी जहाँ इंसान रहता है बचपन से। ठीक है, या मथुरा उत्तर प्रदेश में या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, ए नंबर का हो जाएगा। ए नंबर समझ रहे हो क्या, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था, इलाहाबाद। ठीक है, और वो उत्तर प्रदेश जिला मतलब राज्य हो गया, इलाहाबाद जिला बोल सकते हो। ठीक है, जिला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी बालकृष्ण भट्ट ने कौन से चैप्टर को लिखा है। ठीक है, आराम से आपको बताना, मतलब निम्नलिखित में से मतलब क्या है, पद्मावती है या मेघदूत है या वेरिड संसार है या मेघनाथ वध है। तो इनके द्वारा ही रचना की गई है, इन्होंने ही लिखा है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है मेरे भाई। तो जो दूसरा का आंसर होगा ना वो होगा मेघदूत। क्या होगा, मेघदूत इनके द्वारा ही लिखा गया है, रचा गया है। याद रहेगा क्या, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा मेघदूत रचा गया है। अब बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्टिव मोस्ट अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर के सवाल के ऊपर, और 3 नंबर में भी मजा आएगा आपको। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, यानी कि कौन से युग के लेखक थे, रचनाकार थे, लिखा करते थे किस युग में। द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में या पूर्व भारतेंदु युग में। तो आपको बताना है तीसरा का आंसर। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग में ये लिखा करते थे। याद रहेगा क्या, कौन से युग में, भारतेंदु युग। भारतेंदु, तेंदुआ का नाम सुने हो ना, भारत के नाम सुने हो ना। ठीक है, तो वहीं याद कर सकते हो, भारतेंदु, भारत में। ठीक है, अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर के सवाल करेंगे हम लोग। 4 नंबर सवाल कर रहा है कि किसमें, इसमें कौन से उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। उपन्यास यहाँ है मेरे भाई। ठीक है, उपन्यास, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। गोदा या अपने अपने अजनबी या मौला आंचल या 100 अजान एक सुजान। ये सभी लोग बता देंगे अगर वो हिंदी पढ़े होंगे तो, हिंदी चैप्टर सुने होंगे अच्छे तरीके से। हमने सारांश भी कराया है ना,
प्रश्न उत्तर भी कराया है, ऑब्जेक्टिव भी कराया है, राइटर का इंट्रोडक्शन कराया है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। 100 अजान एक सुजान इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भाट के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। ये उपन्यास है मेरे भाई, 100 अजान एक सुजान क्या है? उपन्यास है, याद रहना चाहिए क्या है? उपन्यास है। ठीक है, याद रहेगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के सवाल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी आपके पास ऐसा क्या नहीं होगा जिससे आप गूंगे हो जाओगे? सृष्टि की बात छोड़ो ना, पहले आप गूंगे होगे फिर सृष्टि गूंगी हो जाएगी। वाक शक्ति, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। इंसान में अगर वाक शक्ति ना होगा तो बोल नहीं पाएगा, ना सुन पाएगा, तो इसलिए समस्त संसार गूंगी प्रतीत हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। 5 नंबर का याद हो गया का? किसके पास क्या नहीं होगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? वाक शक्ति ना होगा तो। आगे 6 नंबर, नाटक में प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? जब नाटक शुरू होता है तो उसके प्रारंभ में होने वाला जो पाठ होता है मेरे भाई, ठीक है, उस पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या होगा बताओ? भजन होगा, आरती होगा, या मंगलचारण होगा, या नंदी पाठ? तो नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, कोई भी नाटक शुरू होने से पहले नंदी पाठ कराया जाता था। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के सवाल के ऊपर, मजा आ जाएगा भाई आपको आज। 7 नंबर का सवाल है, बातचीत से जो हमारा मन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? यहाँ पर हल्का बोल देना चाहिए था, हल्का हो जाता है मेरे भाई, हल्का। ठीक है, बातचीत से किस प्रकार मन हल्का हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है क्या? ये तो मैंने बता ही दिया यार क्वेश्चन के तौर पे। ये आंसर आपको 7 नंबर का भी होगा। बातचीत करने से मन हमारा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर किसी से बात नहीं करते हैं तो लगता है भाई एक बोझा है, किससे मैं बात कर लूँ, ऐसे लगने लगता है, राइट। तो 7 नंबर का आंसर होगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से। 8 नंबर के सवाल में है, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? ये जो रॉबिन्स क्रूसो था, इसको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था मेरे भाई? आपको बताना है 12 वर्ष तक। ठीक है, अरे यार इसमें क्या झोल दे दिया गया है, ये तो गजब सा राइटिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार। ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर, राइट? वही सारी चीज़ें है ना कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो इसका जो आंसर होगा ना मेरे भाई, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या रे क्या चीज़ें लिखी गई है 8 नंबर के सवाल में, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये जो मेरे भाई आंसर है ना, डी होगा 6 वर्ष। ये कितना वर्ष लिखा गया है? 6 वर्ष। याद रहेगा क्या आपको? 6 वर्ष तक ये मनुष्य के मुख नहीं देख पाए थे। आगे बढ़े क्या हम लोग? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देगा 12, 14, 16, 6, तो आपको 6 वर्ष मारना होगा। आगे 9 नंबर के सवाल की अगर हम लोग बात करें, 9 नंबर में मजा आएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था मेरे भाई? आपको बताना है। 9 नंबर का सवाल है, किसने कहा था? वेन जॉनसन ने, मार्क जॉनसन ने, नील जॉनसन ने, या ली जॉनसन ने? तो ये तो बहुत आसान सा ऑप्शन है। 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेन जॉनसन ने। कौन? वेन जॉनसन, इस तरह से देगा वेन, ठीक है। तो किसने? वेन जॉनसन ने। यहाँ पर ना होगा मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक था, एकदम छोटा छोटा है, मैं तो लिख के बता दे रहा हूँ यार, आपको याद करने से मतलब है। वेन जॉनसन, ठीक है। 10 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? असल बातचीत मतलब दिल से बातचीत, समझ रहे हो? तो आपको बताना है कि 3 लोगों के बीच में, 4, 7, 8 या 2 लोगों के बीच में। एकदम असल बातचीत, मजा आना चाहिए भाई, फील आना चाहिए बात करने के ऊपर, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 10 नंबर का, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी नंबर। 2 लोग सिर्फ बात करेंगे ना, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर का। मजा आ जाएगा। 2 लोग अगर आपस में बात करेंगे तो दिल खोल के बात करेंगे। जैसे तीसरा चौथा व्यक्ति आया हो, मन मौला बात हो जाएगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा उसमें। 11 नंबर के सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रायः जमाने की शिकायत संबंधित बातें कौन करता है? जमाने से रिलेटिव शिकायत कौन करता है? इससे संबंधित अगल बगल की शिकायत करते किस तरह के लोग करते हैं? बच्चे करते हैं, नौजवान करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, या महिलाएं करती हैं? 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, A, B, C, D। 11 नंबर का आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 11 नंबर में ऑप्शन जो सही होगा ना मेरे भाई, बी, बुजुर्ग लोग जो है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कुछ काम नहीं बचता है ना, बुजुर्ग लोग सब चीज़ देखते हुए आते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है। ये तो आपके घर से रिलेटिव क्वेश्चन है, आपके अगल बगल के लोगों से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर के सवाल की हम लोग बात करेंगे अभी। 12 नंबर में चलते हैं। कहाँ किंबचित निराली होती है? कहाँ की बातचीत निराली होती है? बातचीत, कहाँ की बातचीत निराली होती है मेरे भाई? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक।
कहाँ की बातचीत निराली होती है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर मैखाने की, दवा खाने की, कारखाने की या चंडू खाने की। तो जो 12 नंबर का आंसर होगा ना वो चंडू खाने होगा। ठीक है, यहाँ की बातचीत निराली होती थी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? एक बात करने की कला है। क्या है? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? एक। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप का भाषा है और वहाँ के ऐसे लोग बात करते हैं ना, जैसे प्रसंग छोड़ेगा, आप खुशी से झूम उठोगे, ऐसे बात करते हैं, आप भावुक हो जाओगे, उन लोगों की तरफ आकर्षित हो जाओगे। ठीक ना, इस तरह से वो बातें करते हैं। 14 नंबर, निबंध के काव्य से बना कौन सा शब्द आया है? कवत्य, काव्यमय, काव्य कला या काव्यांग? आपको बताना है निबंध के काव्य से कौन सा शब्द आया है। तो जो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य कला, यानी काव्य के अंदर कला होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो काव्य कला आया है निबंध के काव्य से एक बना हुआ शब्द। आगे बढ़े क्या? 15 नंबर का सवाल बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, परमार्थ का अर्थ बताना है आपको। परमार्थ का अर्थ बताना है हिंदी में अच्छे तरीके से निचोड़ के। क्या होगा? निकृष्ट वस्तु हो गया या उत्कृष्ट वस्तु हो गया या आवश्यक वस्तु हो गया या उपयोगी वस्तु होगा। वस्तु, वस्तु, वास्तु नहीं, वस्तु। ठीक है, 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या? 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट वस्तु। कौन सा? उत्कृष्ट वस्तु, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर की बात करते हैं, बातचीत शीर्षक के निबंध में निबंधकार बताइए कौन था? बातचीत के लेखक कौन था? शीर्षकार कौन था? निबंधकार कौन था? तो आपको पता है ना, बालकृष्ण भट्ट हैं आपके इस चैप्टर के लेखक, बालकृष्ण भट्ट। याद हो गया होगा। अगला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 में, 23 जून 1844 में, 23 जून 1845 में या 23 जून 1846 में? ये तो एकदम हलवा सा सवाल है, मैंने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करा रखा था आपको। 17 नंबर का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कब मेरे भाई? 23 जून 1844 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आपने सुना कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। एक बार आप खुद बोलते चलो, मेरे साथ ही बोलते चलो, मजा आ जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? ये मैंने अभी जस्ट ऊपर ही शायद करा रखा है ना। ऑप्शन नंबर 18 नंबर का क्या हो जाएगा आपको बताना है, डी नंबर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके लिए, तो अच्छा है, आपका रिवीजन हो गया। आगे बढ़ेंगे, बालकृष्ण भट्ट के कुल कितने मोटे मोटे निबंध थे? अगर मोटे मोटे की बात की जाए, ठीक ना, तो बालकृष्ण भट्ट के टोटल कितने निबंध थे मेरे भाई? तो 1000 थे मोटे मोटे, कोई गिनती नहीं थी, 1000 से ज़्यादा ही था, बट आपको 1000 ही दिया है बुक में। मोटा मोटी पूछेगा कि कुल कितने निबंध थे, इस तरह से भी पूछ सकता है, कुल कितने निबंध थे, 1000 आप मार लोगे। आगे की बात करते हैं, 20 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे हम लोग। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। 4 गो ऑप्शन आपको दिखेगा, चलो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ प्रहसन में। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका, सबसे पहले जैसा काम वैसा परिणाम, बी में है ये तीनों होगा, ये नई रोशनी या आचार विखंडन, या इन तीनों के बाद करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो इनका प्रश्न था ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि तीनों ही इनके प्रश्न ही है, आचार विखंडन भी है, नई रोशनी भी है, जैसा कम वैसा परिणाम भी है, तो इनका ये तीनों प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से करेंगे। 21 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? 21 नंबर का सवाल आपके सामने रहा। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था मेरे भाई? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। याद रहेगा क्या आपको? क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। किसके? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का सवाल करेंगे। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये जो दमयंती स्वयंवर है किस लेखक की रचना है आपको बताना है, यानी किसने लिख रखा है इस चीज़ को। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ना, बालकृष्ण भट्ट ही होगा। इन्होंने ही लिख रखा था दमयंती स्वयंवर। क्या लिख रखा था? स्वयंवर माने शादी होता है, दमयंती की शादी, इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, उसको भी बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा था। 23 नंबर के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, 23 नंबर की। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं आपको बताना है। ये शायद मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या
आधुनिक काल होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना मेरे भाई, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आधुनिक काल। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, आधुनिक, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, आधुनिक काल के, ठीक है, कब के, आधुनिक काल के। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको खत्म कर दो। आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आधुनिक काल के ये कवि थे। 24 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना। बालकृष्ण भट्ट क्या है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर है थोड़ा सा, यहाँ पर बातचीत, कितना मिस्टेक है, बातचीत क्या होगा यहाँ पर, बातचीत, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है ना बातचीत, वह क्या है आपको बताना है। क्या एकांकी है, कहानी है, कि यात्रा स्मरण है, कि ललित निबंध है। तो जो 24 नंबर का आंसर होगा ना आपका मेरे भाई, वो होगा ललित निबंध। बातचीत क्या है, ललित निबंध है। याद हो गया क्या, ललित, लाल 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 लाल, हमने पूरा देख लो लाल लाल कर रखा है, तो ललित निबंध। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर के सवाल के ऊपर, क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा किसने जगाई थी, आपको बताना है। मन में, बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि किसने जगाई थी, माता सीता देवी ने, माता उर्मिला देवी ने, माता अहिल्या देवी ने, या माता पार्वती देवी ने। तो जो इसका 25 नंबर का आंसर होगा ना वो डी होगा, माता पार्वती ने इनके मन में शिक्षा के प्रति रुचि जगाई थी, शायद इनकी मम्मी थी, ठीक ना। 26 नंबर, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, पत्रकार नहीं थे, या महाव्यकार जो होता है ना, महाकाव्यकार, निबंधकार, या आलोचनाकार। चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो महाकाव्यकार, ये नहीं थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का सवाल है, और 2-3 सवाल है, बस थोड़ा सा सब्र बना के रखो। किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है, ठीक ना। किसने लिखा आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है। अशोक वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, रघुवीर शाह ने, या शमशेर बहादुर सिंह ने। तो जो 27 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ना सी नंबर होगा, रघुवीर शाह ने लिखा है, ठीक है। रघुवीर शाह ने लिखा है गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक, ठीक है, याद रहेगा क्या, ठीक है। गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है, यह किसने लिखा था, यहाँ पर किसने, र नहीं है, किसने लिखा था, तो रघुवीर शाह ने लिखा था। रघुवीर शाह ने क्या लिखा था, गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना है। तो ये बात किसने कही थी, रघुवीर शाह ने। 28 नंबर की बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट के समय में, ठीक है, क्या बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन से साथी साहित्यकार थे, ठीक है, आपको बताना है। 4 गो ऑप्शन देगा, साथी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 गो ऑप्शन है, या उपयुक्त में से सभी कौन सा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप, नारायण मिश्र, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं थे, देख रहे हो भाई थोड़ा सा, तो मतलब इनमें सही हो जाएगा। 3 गो नाम था, अगर मान लो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, 28 नंबर आप देखना ही मत, बातें खत्म करो। 29 नंबर की बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या है, ऊपर हम लोगों ने किया था ना चंडू खाने के बारे में, तो इसका अर्थ क्या है। चंडू खाने का अर्थ जो है, अफीम खाने वाले लोग जो है इस मंडली के लिए सुरक्षित स्थान है, ठीक ना। तो ये सुरक्षित स्थान था, अफीम खाने वाले लोगों के लिए अच्छा स्थान था, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं था, या मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चमकिस्तान शब्द का अर्थ क्या है, ये भी एक वर्ड है, गजब गजब दोनों वर्ड था, यूज़ किया गया था चैप्टर में। तो जो 30 नंबर का ऑप्शन होगा ना, इसका ए होगा, हरे भरे बागों का इलाका, उसको क्या कहा जाता था, चमनिस्तान कहा जाता था। तो इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब मारोगे इसी तरह से पढ़ने के लिए कम समय में, क्योंकि आप घूमते चलते यार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दोगे, राइट। तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से हिंदी कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ों के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक।